राहु केतु और शनि से बनने वाले दोषों के बारे में आपने पढ़ लिया है। इन तीनों ने दुनिया खराब कर रखी है, कोई लिख रहे हैं। सुषमा शुक्ला जी बता रहे हैं डिजाइनर चाहिए होगा तो बताइएगा। सुषमा जी आप हमको संपर्क करिएगा क्लास के बाद। ऐप एंड्रॉइड के लिए डेवलपर, आईओएस के लिए, और एक वेब डिजाइनर जो एपीआई बनाए, ये तीन की जरूरत हमेशा पड़ती है। ये तीन उसमें लगते हैं काम करने के लिए। फिलहाल एक दो हायर किए हुए हैं। किसी के पास बड़ा बजट होगा तो वो भी संपर्क करेंगे। लाख, 50,000, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ लगाने वाले। क्योंकि उसके बाद प्रमोशन करना रहेगा, तो उसमें सबसे ज्यादा पैसा तो उसी में लगेगा। तो चलिए, शनि राहु केतु के दोष हो गए। ये सब बाधाएं वगैरह कुछ ना कुछ देते हैं जीवन में। ये नहीं रहेंगे तो जीवन एकदम निष्कंटक हो जाएगा। तो इस कली काल में मृत्यु लोक में जन्म लेने का अर्थ ही क्या रह जाएगा। स्वर्ग हो जाएगा ना सब कुछ। तो मृत्यु लोक में रहने का क्या मतलब रहेगा। इसलिए शनि राहु केतु व्यक्ति को सिखाते समझाते रहते हैं, दर्द पीड़ा तकलीफ देते रहते हैं, ताकि व्यक्ति को इस चीज का आभास होता रहे कि वह सर्वशक्तिमान नहीं है। इस दुनिया में सब कुछ उसके अनुसार नहीं चलता है। कुछ चीजों में वह अच्छा करेगा तो कुछ चीजों में ईश्वर उससे बुरा करा लेगा अपने आप। भाई सेहत अपने हाथ में थोड़े है। सब आप अच्छा करें, सेहत तो अपने हाथ में है ही नहीं। बहुत अच्छा खाने पीने वाले, जिम जाम करने वाले लोग भी बीमार हो जाते हैं, अचानक डेथ हो जाती है। अगला जिस पे हम चर्चा करेंगे, केमद्रुम दोष। लिख लीजिएगा, केमद्रुम कैसे बनेगा और इसका असर क्या होगा। खाली मन क्या होता है। एक कहावत है, खाली मन शैतान का घर। अगर आप खाली हैं, अकेले हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो 75 तरीके के क्या आते हैं, विचार आने लगते हैं अंदर। तो इसीलिए खाली मन क्या होता है, शैतान का घर हो जाता है। तो अगर मन खाली है तो वह बहुत कुछ सोचेगा, विचार करेगा। और मन का ग्रह कौन है, चंद्रमा। इसीलिए अगर जिसका चंद्रमा अकेला है उसका खाली मन शैतान का घर हो जाएगा। कुंडली में चंद्रमा अकेला हो, उसके साथ कोई ना हो, उसके आगे और पीछे के भावों में कोई ग्रह ना हो, तो केंद्रुम दोष बनता है। चंद्रमा मन है, यह हमेशा किसी के साथ होना चाहिए। मन हमेशा किसी ना किसी चीज में क्या होना चाहिए, व्यस्त होना चाहिए। तो चंद्रमा मन है, यह व्यस्त नहीं रहेगा कब, जब अकेला रहेगा, इसके आगे पीछे इसके कोई रहे ना। अगर इसके साथ, तीन कंडीशन है, इसके साथ कोई ना हो, अगले भाव और पिछले भाव में कोई ना हो, तब ये बनेगा। लेकिन इनमें सूर्य राहु और केतु को निकाल के देखेंगे। अगर चंद्रमा के साथ सूर्य है अकेला, या चंद्रमा के साथ राहु केतु है, या सूर्य राहु केतु में से कोई आगे पीछे है, तो भी केमद्रुम दोष लगेगा। यानी चंद्रमा के साथ आगे और पीछे कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए, और वह कौन होना चाहिए, सूर्य राहु और केतु को छोड़ के। सूर्य को क्यों, क्योंकि अगर सूर्य चंद्रमा के साथ आगे पीछे रहता है तो चंद्रमा क्या हो जाता है, अस्त। चंद्रमा में बल वैसे खत्म। और राहु केतु होते हैं तो ये छाया ग्रह है, परछाई आगे पीछे मन के रहे तो अच्छा नहीं है, ग्रहण दोष बनाते हैं। तो सूर्य राहु और केतु को छोड़ के चंद्रमा के साथ आगे या पीछे कोई भी ग्रह होगा तो केमद्रुम दोष नहीं लगेगा। केमद्रुम दोष में व्यक्ति का मन हमेशा चलायमान रहता है, व्यक्ति हमेशा उधेड़ बुन में, बेवजह के उधेड़ बुन में।
मन तो वैसे कभी शांत रहता नहीं है विमल जी, हमेशा कुछ ना कुछ सोचता है, विचार करता ही है। लेकिन अगर उसे किसी ग्रह का साथ मिलेगा तो जायज चीजों के बारे में सोचेगा हमेशा, लाभ कमाने, कैरियर के बारे में, अपनी किताब के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, दुकानदारी के बारे में, कुछ ऐसा सोचेगा। और अगर नहीं रहेगा, कोई ग्रह केंद्रुम दोष बनेगा तो अनर्गल की सोच सोचेगा, अनर्गल के विचार सोचेगा। उसके बर्थडे में सब्जी ज्यादा अच्छी बन गई थी हमारे यहाँ से, तो उसकी सब्जी की बुराई कैसे करें, वो हमसे ज्यादा अच्छा पहन लिया था, ये ठीक नहीं है, वो ज्यादा अच्छा कैसे पहन लिया, अनर्गल के चीजों में विचार जाएगा। तो केंद्रुम दोष आप समझ गए। अगर चंद्रमा अकेला हो, उसके आगे पीछे सूर्य राहु केतु को छोड़ के कोई दूसरा ग्रह ना हो, तो केंद्रुम दोष लगेगा। मानसिक अस्थिरता का कारक है। देखिए, मन से ही सब कुछ होता है, मन माने हमारा विचार। हम अपने आप को जैसे विचार देते हैं हम वैसे बनते चले जाते हैं, विचार ही हमें स्वार्थी बनाता है। विचारों में ही जो पहले उत्पन्न होगा फिर हम उसी प्रकार की क्रिया करेंगे। चोरी करने के पहले ख्याल आता है, मन में ही विचार आएगा, तभी व्यक्ति क्या करेगा, चोरी करेगा। लगन कुंडली में ही सिर्फ देखना है, चलित में नहीं देखना है। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है व्यक्ति के विचारों को प्रभावित करके उससे अच्छा बुरा निर्णय करवाता। दो प्रकार के केंद्रुम दोष होंगे, अब लिखिएगा, आंशिक और पूर्ण। आंशिक केंद्रुम दोष और पूर्ण केंद्रुम दोष। आंशिक कब होगा और पूर्ण कब होगा, दोनों का प्रभाव क्या होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। आंशिक केंद्रुम कब होगा? आंशिक केंद्रुम और पूर्ण केंद्रुम में जमीन आसमान का अंतर है, फल में, रिजल्ट में। आंशिक केंद्रुम में सिर्फ व्यक्ति के विचार अस्थिर होते हैं, लेकिन पूर्ण केंद्रुम दोष में व्यक्ति का जीवन दरिद्रता से भर सकता है, व्यक्ति दरिद्रता की तरफ जा सकता है। कैसे बनेगा, कब बनेगा? आंशिक केंद्रुम दोष उसको बोलते हैं जब चंद्रमा अकेला रहे, उसके साथ आगे पीछे सूर्य राहु केतु को छोड़ के कोई ना हो, परंतु चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह हो। चंद्रमा जहां बैठा हो उससे चौथे, सातवें या दसवें भाव में कोई ग्रह होगा तो आंशिक केंद्रुम बनेगा। जैसे चंद्रमा यहाँ पर है, अब इसके साथ कोई ग्रह नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है, राहु और केतु सूर्य को लेना नहीं है, लेकिन चंद्रमा से केंद्र में, चंद्रमा से चौथा भाव ये हो गया, तो मान लीजिए यहाँ गुरु है, सूर्य है, शनि है। चंद्रमा से चौथे, सातवें और दसवें भाव में अगर कोई भी ग्रह आ जाएगा तो वह आंशिक केंद्रुम दोष कहलाएगा। चंद्रमा शुक्ल पक्ष का होगा, यानी सूर्य यहाँ कहीं हो, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो, शुक्ल पक्ष का हो। अब यहां से गिनेंगे तो चंद्रमा आगे है सूर्य से, चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो तो आंशिक केंद्रुम दोष होगा। तो सिर्फ वैचारिक स्थिरता देता है, व्यक्ति अपनी बातों का पक्का नहीं होता है। केंद्रुम दोष वाले अपनी बातों के पक्के नहीं होते हैं। भाई मन बदल गया, सुबह कुछ कहे, शाम को मन बदल गया कुछ और कहेंगे। सुबह बोल के गए कि शाम को ले चलेंगे, बीवी से बोले ले चलेंगे रेस्टोरेंट में, सबको खिला पिला के आज लाएंगे, बनाना मत, शाम को आ गए तो बोले बना लो आज थक गए हैं, विचार बदल गया। यानी केंद्रुम दोष दो प्रकार के, पूर्ण और आंशिक। बनेगा वैसे ही कि चंद्रमा अकेला हो, साथ में आगे पीछे सूर्य राहु केतु को छोड़ के कोई दूसरा ग्रह ना हो तो केंद्रुम दोष बनेगा। जब चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह होगा
या चंद्रमा शुक्ल पक्ष का होगा तो आंशिक, और जब ये दोनों कंडीशन नहीं लगेंगी, यानी चंद्रमा से केंद्र में कोई ना हो और चंद्रमा शुक्ल पक्ष का ना हो, तो पूर्ण केंद्रम दोष। चलिए एक बना लेते हैं, कैसे बना। मान लीजिए यहाँ चंद्रमा है। अब चंद्रमा से चौथा भाव ये होगा, सातवां ये होगा, दसम ये होगा। अगर चंद्रमा द्वितीय भाव में, तो इन भावों में कोई ग्रह ना हो। चंद्रमा से दसम, चंद्रमा से सप्तम, चंद्रमा से चौथे में, और चंद्रमा शुक्ल पक्ष का भी ना हो। सूर्य जहां कुंडली में है, वहां से तीसरे भाव से लेकर के आठवें भाव तक चंद्रमा हो तो शुक्ल पक्ष का है, पक्ष बली है। जहां सूर्य है, अगर वहां से नवम भाव से लेकर के द्वितीय भाव तक है, तो चंद्रमा कमजोर है, पक्ष बल से हीन है। सूर्य के जितना पीछे रहेगा उतना ही कमजोर रहेगा। तो पूर्ण केंद्रुम दोष जब बनेगा, तो भी व्यक्ति के विचार अनकंट्रोल्ड रहेंगे, व्यक्ति अपने हित और अहित के बारे में नहीं सोच पाएगा, इतना कुछ गलत डिसीजन लेगा कहीं ना कहीं जीवन के किसी मोड़ पे, कि उसे सामाजिक रूप से बहुत अपमान सहन करना पड़ जाए। उस डिसीजन के कारण से उसे आर्थिक रूप से जीवन भर तंगी रहे। सामाजिक अपमान, आर्थिक संकट, ये सब देने में सक्षम है पूर्ण केंद्रुम दोष। अन्य ग्रह अच्छे हैं, राजा बना रहे हैं, तो केंद्रुम दोष अगर पूर्ण वाला है तो एक बार आपको रंक बना के छोड़ेगा। दरिद्रता, घोर दरिद्रता, अस्थिरता की तरफ लेकर के जाएगा। क्योंकि व्यक्ति के विचार परिपक्व होना ये बहुत आवश्यक है। तो पूर्ण और आंशिक आप समझ गए होंगे, इसमें कोई ज्यादा कानून नहीं है, सीधी सी बात है। लॉजिक ये है कि चंद्रमा मन है, मन का अकेला होना ठीक नहीं। भैया जब पक्ष बल से मजबूत होगा, तभी चंद्रमा को मजबूत मानेंगे। पक्ष बल और शुक्ल पक्ष दोनों एक ही चीज होता है। जब ये बोला जाए चंद्रमा का पक्ष बल हो, तो इसका मतलब यही बोला जा रहा है को चंद्रमा शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। पक्ष बल मतलब शुक्ल पक्ष का। शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा बलवान होता। शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा बलवान। जब ऐसा आपको बोला जाए कि चंद्रमा पक्ष बली हो, तो इसका मतलब यही है, पक्ष बली कब होता, जब वो शुक्ल पक्ष का हो। पक्ष बल से हीन हो यानी कृष्ण पक्ष का हो, ये दो टर्म याद रखिएगा। ठीक है। तो चंद्रमा अगर पूर्ण केंद्रुम दोष है, तब झेलना आपको पड़ेगा, कितना भी उपाय करें। लेकिन अगर आंशिक है तो उपाय काम करेगा, लगन कुंडली में ही सिर्फ देखना होगा। 4 7 10 तीनों में से किसी एक में ही हो, ध्यान से सुना करिए, कि चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह हो। तो ऐसा मैंने नहीं बोला कि चंद्रमा से तीनों केंद्र में ग्रह हो। 3 केंद्र होंगे चंद्रमा से, तीनों में हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम एक केंद्र में होना चाहिए, राहु केतु को छोड़ के। राहु केतु पिंड नहीं है, अगर चंद्रमा से केंद्र में राहु केतु होंगे तो उसका असर नहीं आएगा। पिंड वाले ग्रह जो फिजिकली मौजूद हैं यूनिवर्स में, वैसे ग्रह होने चाहिए। केंद्रुम दोष में चंद्रमा के 1.25 लाख मंत्र का जाप, वजन के बराबर चावल का दान। चंद्रमा की वस्तु क्या है, चावल। नीलेश जी, चंद्रमा के साथ केतु होने पर वही अभी चिल्ला रहा हूं 5 बार, कि चंद्रमा के साथ आगे पीछे सूर्य राहु केतु को नहीं लेना है।
सूर्य अगर, राहु अगर, केतु अगर होगा भी चंद्रमा के साथ या आगे पीछे तो भी केंद्रम दोष लगेगा। सूर्य के नाते इसलिए, सूर्य चंद्रमा के साथ आगे पीछे होगा तो चंद्रमा को और पीड़ित कर देगा, अस्त हो जाएगा। राहु केतु होगा तो ग्रहण लगा देगा। चंद्रमा के साथ, चंद्रमा के आगे या पीछे राहु केतु और सूर्य को छोड़ के कोई ग्रह होना चाहिए। और चंद्रमा से केंद्र में अगर कोई ग्रह है तो वो भी राहु केतु को छोड़ के होना चाहिए, सूर्य चलेगा। क्योंकि तब सूर्य दूर हो जाएगा चंद्रमा से तो अस्त कम होगा। वैसे शुक्ल पक्ष का होगा केंद्र में तो ज्यादा बेहतर। चंद्रमा पे, चंद्रमा पक्ष बली हो, चंद्रमा पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ गई हो, ये भी नोट करिएगा। अगर चंद्रमा पे किसी ग्रह की दृष्टि आ गई हो तो भी केंद्रुम दोष पूर्ण वाला नहीं बनेगा, आंशिक बनेगा। चंद्रमा पे बृहस्पति की पांचवी दृष्टि आ गई, शनि की आ गई, मंगल की आ गई, राहु केतु की दृष्टि जाएगी तो भी बनेगा केंद्रुम। पिंड वाले प्लानेट इसमें लिए जाते हैं जो फिजिकली उपलब्ध है सौरमंडल में। राहु केतु तो मौजूद नहीं है, वो तो सिर्फ परछाई है। अगर चंद्रमा पे किसी ग्रह की दृष्टि आ जाएगी, यानी भंग वाले नियम में राहु केतु शामिल ही नहीं है कहीं से, दृष्टि आ जाएगी तो भी भंग होगा। अन्यथा पूर्ण केंद्रुम दोष और भयानक परिणाम, जीवन में ऐसा डिसीजन कि फिर जीवन नरक। चाहे उच्च का हो चाहे नीच का, उससे फर्क नहीं पड़ता। उच्च का होगा अकेला होगा, उससे केंद्र में कोई नहीं होगा, शुक्ल पक्ष का नहीं होगा, कोई ग्रह नहीं देखेगा तो भी पूर्ण केंद्रुम दोष बनाएगा। एक लड़की थी, 18-20 साल की थी। उसकी कुंडली में पूर्ण केंद्रुम दोष था, तो उसके साथ क्या हुआ, एक लड़के के प्रेम में वह पड़ी। परिवार वाले शादी के लिए नहीं तैयार थे। एक बार परिवार वालों ने मना किया, उसको लगा परिवार वाले शादी नहीं करेंगे। तुरंत झोला उठाई और चल दी, भाग गई बिना बताए। परिवार से बिना बताए चल दी लड़के के साथ। लड़का गया किसी शहर में, रूम वूम लेके दोनों रहने लगे। 2-4-6 महीने रहा साथ में, फिर उसके बाद अपने घर आने जाने लगा। जब घर आने जाने लगा तो धीरे धीरे यहाँ आना जाना कम कर दिया, फिर धीरे धीरे और कम किया। भाड़ा वाड़ा दे देता था रूम वगैरह का, और घर पे अपने ज्यादा समय बिताने लगा। वहां शादी भी किया, फिर धीरे धीरे आना बंद कर दिया, भाड़ा वाड़ा भी देना बंद कर दिया। अब ये घर छोड़ के गई थी तो क्या घर आने लायक रह गई? नहीं। और उस लड़के ने भी छोड़ा। एक डिसीजन ने क्या किया, सामाजिक अपमान हुआ। पहले तो जहाँ रहती थी ये हुआ पति पत्नी है, फिर वहां भी लोगों को पता चला, भाग के आई थी, अब पति दिखाई नहीं दे रहा है। आर्थिक संकट आया, तमाम ऐसे। तो जब वो लड़के ने साथ छोड़ा होगा उसके बाद कितना घोर मानसिक कष्ट, चुनौती, संकटों का सामना उसने किया हो। तो केंद्रुम दोष विचारों को प्रभावित करके कुछ भी करा सकता है। इसलिए केंद्रुम दोष में, पूर्ण केंद्रुम दोष वाले में शांति के बाद भी तकलीफ तो आएगी, क्योंकि वो नाम ही उस पूर्ण है। तो वो जब पूर्ण केंद्रुम है तो क्या करेंगे भैया, कहीं कुछ चोट चपेट है तो उसका इलाज होगा, पूरा टांग ही सड़ जाएगा तब क्या होगा? तब काटना ही पड़ेगा ना। तो ये केंद्रुम दोष हो गया। अगला दोष होता है आपका अंधक, हमने बता ही दिया। ऐसे चंद्रमा से बनता है अमावस्या दोष। अगर चंद्रमा सूर्य के साथ या एक भाव आगे पीछे हो तो अमावस्या दोष है।
इसमें कुछ ज्यादा असर नहीं होता, व्यक्ति इमोशनली वीक होता, इमोशनली थोड़ा सा वीक होता है। बहुत सच्ची बातें सुनना उसको पसंद नहीं है, चापलूसी पसंद रहेगा उस व्यक्ति को। उसकी चापलूसी कर दीजिए तो वो खुश रहेगा। किसी भी चीज के नकारात्मक पक्ष को पहले देखेगा। मानसिक अस्थिरता, अधिक सोच विचार, ये सब तो रहेगा ही रहेगा। हायर बीपी होगा, उम्र के साथ बीपी ऊपर बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज होगा। तो इसमें भी वही चंद्रमा का दान और जप होता है अमावस्या दोष में। अगला दोष है आपका, कोई ग्रह नीच का हो कुंडली में तो उसे आप नीच दोष बोल सकते हैं। सूर्य 7 नंबर में हो, चंद्रमा 8 नंबर की गिनती में, मंगल 4 नंबर में हो, बुध 12 नंबर में हो, गुरु 10 नंबर में हो, शुक्र 6 नंबर यानी कन्या राशि में हो, शनि मेष राशि में हो, तो इसे नीच दोष। जब कोई ग्रह नीच का होता है तो उस ग्रह का जो कारकत्व है उसमें तकलीफ आती है, और वह ग्रह जिन भाव का स्वामी है उसमें तकलीफ आती है। अगर ग्रह लगन का मित्र है तो सिर्फ जप करवाइए, और लगन का मित्र नहीं है तो जप दान दोनों करवाइए। किसी भी नीच ग्रह का उपाय लिख लीजिए। अगर कोई ग्रह नीच का है तो, अगर वह लगन का मित्र है तो वनली जप, लगन का मित्र नहीं है तो जप और दान दोनों। तीसरा, अगर वह आपका कारक ग्रह है और नीच का है, लगन पंचम नवम भाव का स्वामी अगर नीच का हो और 6 8 12 में ना बैठा हो तो उसका स्टोन पहना सकते हैं, दान के बजाय स्टोन। मंत्र जाप तो किसी का भी करवाया जा सकता है। अगर आपके कारक ग्रह नीच के हैं लेकिन वे 6 8 12 में नहीं हैं तो स्टोन दे सकते हैं। अगर 6 8 12 में है तो जप दान ही करवाइए। ठीक है। ये हो गए जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ दोष। नीच भंग हम पढ़ेंगे योग में, अभी दोष पढ़े हैं, योग में पढ़ेंगे, राजयोग में आता है। नीच भंग होने से किसी भी ग्रह का कारकत्व तो नहीं बदलता है। शनि नीच का है तो उसके कारकत्व से परेशानी आएगी, भले नीच भंग हो, क्योंकि उसका नाम नीच भंग नहीं है, उसका नाम है नीच भंग राजयोग। धन के लिए अच्छा रहेगा, शेष कारकत्व तो खराब करेगा ही करेगा। बृहस्पति का नीच भंग होगा तो वो नीच भंग राजयोग कहलाएगा, धन देगा। लेकिन बृहस्पति से जिन रिश्तों का विचार होता है, शरीर के अंगों का, उसमें तो वो तकलीफ देगा ही देगा। यानी कारकत्व और भाव के स्वामी के रूप में नीच भंग नहीं काम करेगा, वो तो राजयोग है, धन दे देगा। मंगल और शनि की युति से वैसे कोई स्पेशली दोष नहीं बनता है, लेकिन ये दो क्रूर ग्रह एक भाव में आएंगे तो भाव के फल को खराब करेंगे। उसमें से मंगल शनि की युति में आप क्या कर सकते हैं? मंगल और शनि की युति में जो ग्रह लगन का मित्र नहीं होगा उसकी वस्तु का दान होगा। भाई कुछ लगन ऐसी होंगी कि मंगल मित्र का होगा, लगन का मित्र मेष है, वृश्चिक है, सिंह है, धनु है, मीन है, कर्क है, तो मंगल मित्र होगा, तब शनि का दान करवाइएगा। और जब बुध शुक्र शनि की लगन रहेगी तो मंगल मित्र नहीं रहेगा, शनि मित्र रहेगा लगन का, तब मंगल का दान कराइएगा। नोट कर लीजिए, मंगल शनि की युति में दोनों में से जो ग्रह लगन का मित्र नहीं होगा उसका दान होगा। दोषों पर अगर कोई एक दो सवाल पूछना चाहे तो मैं
अनम्यूट करूं एक दो को, जिनके सवाल अपनी कुंडली से जुड़े ना हो, तो उस पे कोई डाउट आ रहा हो तो उससे जुड़ा। स्वाति जी बोलिए। रुकिए, हेडफोन हमको कान पे रखना पड़ेगा। प्रणाम गुरुजी। बोलिए। गुरुजी, शनि, केतु और चंद्रमा स्वाति जी बोल रही हैं अगर, आप? हाँ जी हाँ हाँ। जी, मैं बोल रही हूँ। हाँ। हाँ जी, बोलिए। प्रणाम गुरुजी। मैं ये कह रही हूँ कि अगर शनि, केतु और चंद्रमा तीन ग्रह युति में हो, तो जैसे हमने पढ़ा कि शनि और चंद्रमा साथ होंगे तो विष दोष बनेगा, और चंद्रमा और केतु साथ होंगे तो पितृदोष का असर आता है। साथ ही अगर केतु के साथ होने पर भी दोष बनता है, तो ये तीनों ही दोष फलित होंगे। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आपने सवाल पूछा है, अगर एक ही भाव में एक से अधिक दोष बने तो कैसे निर्णय लेना है, बता रहा हूं जनाब। हाँ जी। नहीं तो। नहीं, ये तो कोनो चोर नहीं आया है, मार्जिन देखो आए हो तो पकड़ो, एक बोरन डालो, आई ठब्बा में। ठीक। नहीं है, नहीं। नहीं नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक। हाँ जी, आवाज जा रही है। हाँ जी हाँ जी। अब लोगों के यहाँ सब त्रस्त है चोर से। अब इस सवाल का जवाब स्वाति जी हम जी लोग उदाहरण से देखेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत जरूरी सवाल है। एक ही भाव में अधिक दोष बने, सिर्फ दोष का ही नहीं सवाल है। एक ही भाव में कई ग्रह होंगे तो योग भी अगर बनेगा तो हम कैसे निर्णय लेंगे। अब जैसे ये जो कुंडली आपके सामने है, इसमें आप देख रहे हैं सूर्य शनि दूसरे भाव में है तो अंधक दोष स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर यही एक ग्रह और घुसे इसी बीच में, तब कंफ्यूजिंग होने लगेगा। तो हम कोई उदाहरण ले लेते हैं और उस हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं। एक ही भाव में हम कई ग्रहों को रखेंगे। इन्हीं का ले लेते हैं उदाहरण। शनि यहाँ पर है, चंद्रमा है, केतु है, तीन ग्रह हैं। तो हम शनि चंद्रमा का विष दोष माने, एक दोष ये हो गया। चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष माने, एक ये हो गया। और तीसरा शनि केतु का माने शापित दोष हो गया। तीन ग्रह तीन दोष। कौन कितना प्रभावी हो रहा है, कौन कौन से दोष बनेंगे, इसके लिए हमें ग्रहों की डिग्री देखनी पड़ती है, ग्रहों के अंश। कोई भी ग्रह होगा कहीं तो 0 अंश से कहाँ तक होगा, 30 के बीच में होगा, ठीक है। 0 से 30 के बीच में होगा। अब हम यहाँ रख लेते हैं कि शनि महाराज हैं। शनि महाराज के अंश कितने ले लें, 10 अंश ले रहे हैं मान लीजिए। चंद्रमा महाराज बैठे हुए हैं 5 अंश पे। केतु महाराज हैं 27 अंश पे। देखिए सीधी बात, मान लीजिए ये जो राशि है ये क्या है, ग्रहों का भ्रमण पथ है। मेष राशि पे चलेगा फिर वृषभ पे जाएगा। ये क्या है, रास्ता है, ग्रहों का रास्ता। तो ये मान लीजिए मेष राशि है, इसी पे सारे ग्रह जाएंगे।
ये मेष राशि का रास्ता है। ये रास्ता शुरू कहाँ से होता है? वेयर दिस रोड बिगिंस फ्रॉम। ये रास्ता कहाँ से शुरू होता है? जीरो से शुरू होगा और कहाँ खत्म हो जाएगा? 30 पर। सुने होंगे ना, NH 27, NH 58, नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे 28, बदल जाता है ना, रहता वही गिट्टी और डामर ही रहता है। तो ये जीरो से शुरू 30 तक जाएगा। अब इसको इसी पे रखिए। इसी रास्ते पे जीरो से 30 के बीच में चंद्रमा बताइए कहाँ है, शनि कहाँ है, केतु कहाँ? केतु कहाँ है? 27 पे। तो केतु किसके आसपास होगा? 30 के आसपास यहाँ कहीं होगा ना, क्योंकि वो 27 अंश पे है। चंद्रमा कहाँ है? 5 पे। तो 0 1 2 3 4 5, चंद्रमा जीरो से चल के थोड़ा यहाँ पहुंचा होगा। और शनि कहाँ है? 10 पे। चंद्रमा 5 पे, शनि 10 पे है। यानी शनि चंद्रमा से कहीं आगे निकला है। ग्रहों को रख लिए ना। अब बना लीजिए दोष। जो ग्रह जिसके संपर्क में आ रहा है वही दोष बनेगा, उसी का उपाय बताना है। शनि बीच में है तो शनि इधर से चंद्रमा के संपर्क में आया, इधर से केतु के। तो विष दोष बना और शनि केतु का सापेत दोष बना। चंद्रमा और केतु का दोष मत लीजिएगा, क्योंकि इसके बीच में शनि आ गया। बहुत आसान तरीके से बता दिया हूं। एक दूसरा उदाहरण ले लेता हूं। जब भी दो ग्रहों, तीन ग्रहों डिसीजन में दिक्कत हो तो ग्रहों की डिग्री देखनी है कि कौन सा ग्रह किसके पास में है, कौन बीच में है। अब इसी उदाहरण को चेंज करते हैं। शनि है, चंद्रमा है, राहु को ले लेते हैं। ठीक। डिग्री डिसाइड करिए। चंद्रमा 18 डिग्री का है, शनि 5 डिग्री का है, राहु 22 डिग्री का है। रास्ता बनाइए जैसे अभी हम बनाए थे, और आप सभी ग्रहों को लिखिए और बताइए। पहले आप एक आधे सेकंड में प्रैक्टिस करिए, कौन आगे कौन पीछे कौन बीच में। ये हो गया। जिस राशि में ये लोग हैं ये राशि हो गई। वो राशि तो कोई भी हो सकती है। ये राशि हो गई। कहाँ से शुरू होगा? 0 से 30। सबसे कम कौन है? शनि है, 5 अंश पर। 0 1 2 3 4 5। शनि यहाँ कहीं पहुंचा है 5 तक। फिर आगे बढ़िए, 5 6 7, फिर 18 पे चंद्रमा आ गया। फिर 22 कहाँ आएगा? और आगे आएगा। 18 पे चंद्रमा। 18 19 20 21 22 यहाँ कहीं आ गया राहु। बताइए कौन कौन सा दोष बनेगा? शनि चंद्रमा का विष दोष, चंद्र राहु का ग्रहण दोष आपको परिलक्षित होगा। ठीक है। शनि और राहु का जो सापित दोष है उसका प्रभाव कम है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहे हैं, बीच में चंद्रमा है। इसलिए विष दोष और चंद्र ग्रहण बनेगा। इन दोनों का उपाय बताना। ऐसी स्थिति में ना चंद्रमा बहुत पीड़ित है। क्यों? कॉमन सेंस ऐसे ही लगाया जाता है एस्ट्रोलॉजी में। इस व्यक्ति की कुंडली आएगी हमारे पास तो मैं इसे पागल मान के ही फलादेश करूं। इतना मानसिक तनाव इसको मिलेगा, टेंशन मिलेगा, चिंता मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा पे दो दो दोष लग रहे हैं। दो दो दोष। और चंद्रमा पाप कर्तरी में भी आ गया। अब इसको पागल डिक्लेयर करने के पहले मैं दो चीजें और देखूंगा। चंद्रमा का पक्ष बल देखूंगा और राशि भी देखूंगा। चंद्रमा पक्ष में अगर बली होगा, सूर्य से दूर हो, शुक्ल पक्ष का होगा, तब मैं एकदम से नहीं बोलूंगा, कुछ गुंजाइश रखूंगा कि व्यक्ति मानसिक तनाव दबाव खूब झेल तो रहा है,
लेकिन विक्षिप्त होने से बचा रहा होगा खुद को, उतना बच, बॉर्डर लाइन पे पहुंच के बच रहा। लेकिन अगर चंद्रमा में पक्ष बल नहीं है, कृष्ण पक्ष का है, तब मामला और गंभीर। पागल ही बोल दूंगा अगर ये कृष्ण पक्ष का होगा चंद्रमा, और कहीं 6, 8, 12 में ये बनेगा दोष, या वृश्चिक राशि में बनेगा, नीच राशि में। डियर स्टूडेंट्स, इस योग में सबसे ज्यादा पीड़ित कौन हो रहा है? चंद्रमा। चंद्रमा का फल तगड़े से बिगड़ेगा। और वह बिगाड़ कितना होगा? जो एक दिन नोट लिखाया था बली निर्बली, उसको लगाएंगे। अगर ग्रह नीच का हो गया तो और पीड़ित, 6, 8, 12 में हो गया तो और पीड़ित, पाप कर्तरी में हो गया पीड़ित ही पीड़ित, किसी दोष में फंस गया पीड़ित ही पीड़ित। कितना पीड़ित वाले पॉइंट आ रहे हैं, उस पीडीएफ पे अप्लाई करिएगा बली निर्बली वाले पे। चंद्रमा जितना अधिक पीड़ित आता चला गया, वो व्यक्ति, मानसिक स्थिति उसकी सही तो नहीं होगी। तो स्वाति जी, डिग्री से देख लेना है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे 4 ग्रह आ जाएंगे तो भी हम डिग्री से मिला लेंगे। कभी कभी आपके दिल में ख्याल आता है क्या, एक ही भाव में कई सारे ग्रह बैठे हों तो फलादेश कैसे करेंगे? अब यहाँ 3 थे, मान लीजिए 4 आ गया, 5 हो गए, तो भी फलादेश ऐसे ही करेंगे, डिग्री वाइज सबको बैठाएंगे और देखेंगे किसका किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है। वो जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो दो दोष वाले ग्रह हैं कि मित्र वाले ग्रह हैं, वो उस आधार पे डिसीजन लेंगे। एक उदाहरण से मैं बता देता हूँ सब लोग। ये यार स्वाति जी को 1-1 किलो लड्डू व्हाट्सएप कर दीजिएगा इनके व्हाट्सएप पे, इनके प्रश्न के नाते इतना सारा विषय एक्स्ट्रा समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए लेते हैं। मंगल आ गया, शनि आ गया, गुरु आ गया, राहु आ गया। अब यहाँ पर आपको कुछ अच्छा कुछ बुरा दिखेगा, आपको लगेगा मंगल गुरु की युति अच्छी होती है, गुरु शनि की युति अच्छी होती है। मंगल गुरु अच्छा होता है भैया, गुरु शनि अच्छा होता है, लेकिन राहु और शनि खराब है, राहु मंगल खराब है, मंगल शनि खराब है। अगर दो दो का जोड़ा बनाए तो अच्छा बुरा दोनों मिल रहा है। अगर मैथ जब आप पढ़ते थे तो उसमें इक्वेशन सॉल्व करते समय आता था, दो जोड़ दीजिए और दो घटा दीजिए। सोनाक्षी जी, दो जोड़ दिए और दो घटा दिए तो वैल्यू पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। जितने अच्छे बने उतने बुरे बने तो भाव सम हो गया। तो हमें डिसाइड करना है कि ये 4 ग्रहों के योग में अच्छा कितना बुरा कितना, कौन विजेता। चलिए शुरू करते हैं, डिग्री रखिए सबकी, रास्ता बनाइए। पहले किसी राशि में होंगे, कोई राशि ले लेते हैं, यहाँ पर 4 नंबर ले लिए। कर्क राशि ये तैयार है, डिग्री सबकी हमें चाहिए। मंगल को ले लिए 3 डिग्री, हम ऐसे रैंडम में लिख दे रहा हूं, मंगल 18, गुरु 22, राहु 13, बिना सोचे लिख दिए। हाँ, अब हम इसको निष्कर्ष में लेंगे। चलिए लिखना शुरू करिए, 0 से शुरू होगा 30 तक जाएगा, तो 0 से जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले रास्ते में कौन मिलेगा? मंगल ना भाई। 0 शुरू किए, सबसे कम डिग्री मंगल की है तो मंगल सबसे पहले लिख लीजिए। आगे बढ़िए, 3 से चले, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
तेरा माने राहु। ये गाना सुने हैं कि नहीं सुने हैं? आज के लड़के नहीं जानते हैं। गिन गिन के करूं, पता नहीं ऐसे कुछ था। अनिल कपूर वाला पिक्चर था ना। राहु आ गया 13 पे, आगे बढ़िए। 13 के बाद 22 की पहले 18, पहले 18 माने शनि। फिर आगे बढ़िए, गुरु को हमने लिया 22 पे, गुरु सबसे लास्ट में। बताइए, मंगल और गुरु की युति का असर मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, बीच में दो बैरियर राहु और शनि आ गए, पर्दा पड़ गया। यानी देखने में तो युति रहेगी, लेकिन है नहीं वास्तविक युति। है एक ही ट्रेन में, लेकिन बैठे हैं अलग अलग डिब्बे में। यहां पर हमें मिलेगा राहु मंगल का अंगारक दोष, क्योंकि ये दोनों पास पास में। और मिलेगा राहु शनि का सापित दोष। और शनि गुरु का अच्छा योग मिल जाएगा। सापित दोष का प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि राहु शनि के साथ है, बना रहा है, तो शनि भी गुरु के साथ है, गुरु की शुभता भी पा रहा है। राहु की अशुभता भी आ रही है, राहु की क्रूरता भी आ रही है, तो गुरु की शुभता भी जा रही है। तो शापित दोष निम्न स्तर का होगा। गुरु ने शनि को अपनी शुभता दे करके राहु के नकारात्मक तत्व को थोड़ा कम कर दिया, लेकिन ये अंगारक पूरा काम करेगा। भाई नियम है, पढ़ाया हूं, बताया हूं, शुभ ग्रह के साथ होने से उस ग्रह की शुभता बढ़ती है। तो राहु जो शनि के साथ होके अशुभ कर रहा है, फिर इधर गुरु उसे सही कर दे रहा है। हमने घोला चीनी, चीनी घोले हैं, नींबू उबू मिला के शरबत बनाए हैं आपके लिए, बढ़िया बन के तैयार है। उधर से क्या हुआ, डॉली जी आ गई, कहीं बड़ा अच्छा शरबत बना है, इसमें लाओ चुपके से एक गिलास चीनी और डाल दो। ये इधर से चीनी डाल दी, राहु है ये, ला के शरबत में चीनी डाल दी, और मीठा हो गया। उधर से गुरु देख रहा था, वो एक गिलास पानी डाल दिया, फिर बैलेंस हो गया। बात समझ में आई? तो ऐसे डिग्री से मिलाकर इतना सोचना सीखो यार, तुम लोग भी। दिन भर क्या करते हैं आप लोग? 4 ग्राम 5 ग्राम निकालिए, डिग्री से मिलाइए, आज ही मिलाइएगा अभी जा जा करके। कलाबाजी है सब। और यही कलाबाजी आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। 3 ग्राम बैठा हो, 5 ग्राम बैठा हो, सिलेंडर नहीं करेंगे, जान लेंगे किसका असर ज्यादा। अब उस 4 ग्राह की युति में प्रिडिक्शन किसका ज्यादा बनेगा? अंगारक दोष का असर रहेगा। मंगल राहु इन्फ्लुएंस में थे। वहीं चलिए डिग्री फिर से चेंज करते हैं। चलिए डिग्री चेंज करें, इन्हीं चारों ग्रहों को ही लेकर। अभी यही 4 ग्रह उसी भाव में रहेंगे, और डिग्री के नाते देखिएगा सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा। कौन कौन से ग्रह हैं? मंगल है, गुरु है, शनि है, राहु है। मंगल है 10 अंश का, गुरु है 12 अंश का, शनि है 18 अंश का, राहु है 26 अंश का। बनाइए, रास्ता बनाइए, उस पे ग्रहों को रखिए, इनका ग्राफ डिजाइन करके दीजिए। 0 इधर, 30 इधर। चलिए पहले चलाइए, 0 से चलेंगे तो सबसे पहले रास्ते में कौन मिलेगा? मंगल। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे है मंगल, 10 अंश पे, तो पहली मुलाकात मंगल से। आगे बढ़े 10 से आगे, 11 12 दो 2 कदम चले, तुरंत गुरु मिल गया। फिर 13 14 15 16 17 18 शनि मिल गया। फिर आगे चले,
26 पे पहुंचे अब राहु। क्या मंगल का अंगारक दोष है? नहीं। मंगल और गुरु की युति मानेंगे, ये क्या करेगा, फल को अच्छा करेगा। भाई गुरु को जिसका साथ मिले, गुरु की दृष्टि मिले, वो सबसे ज्यादा शुभ गुरु ही बनाता है। आपको गुरु का साथ मिले, ये ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को हमारा क्या मिल रहा है, दृष्टि मिल रही है, साथ भी मान सकते हैं वर्चुअली। लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जो यहाँ साथ हमारे ऑफिस में रहते हैं, उनको तो साथ मिल रहा ना, वो चाहे तो खुद को ज्यादा निखार सकते हैं। पढ़ाते समय, देखते समय, कुंडली बनाते समय अगर सुने तो ज्यादा निखार आएगा। देखने से, दृष्टि से भी कृपा मिलती है और साथ होने से भी। तो यहाँ गुरु तो साथ में ही है। गुरु ब्लेसिंग का कारक ग्रह है, तो मंगल में अपनी ब्लेसिंग्स डालेगा डालेगा, यानी ये अच्छा हो गया। दूसरा, गुरु और शनि की युति अच्छी होती है, यानी दो अच्छी युतियां मिल गई आपको। दो मिल गया, अच्छा क्या क्या? मंगल गुरु, गुरु शनि, दो कॉम्बिनेशन, टू कॉम्बिनेशंस आर आउटफुल। सुंदर है दो कॉम्बिनेशन। तीसरा कॉम्बिनेशन आ जाइए, मिल गया सापित दोष। शनि राहु का सापित सापित दोष मिला, लेकिन इधर शनि ने अपना क्रूरता डाला है, तो इधर गुरु ने अपनी शुभता भी डाला है। उधर उन्होंने चीनी बढ़ाया, तो उधर से आकर के एक ने पानी भी मिला के बैलेंस कर दिया। तो सापित दोष का प्रभाव क्या हो गया है, कम हो गया। कुल मिलाकर के मंगल गुरु, शनि गुरु का दो अच्छे योगों का प्रभाव अधिक है, और सापित दोष का प्रभाव पूरा भी नहीं है, आधा हो गया है गुरु के नाते। तो वही चारों ग्रह अभी भी हैं जो इसके पहले वाले में लिए थे, लेकिन अंतर आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन जो दूसरों को रोशन करता है वह खुद अंधेरे में हो जाता है। गुरु मंगल को शुभ करते करते, शनि को शुभ करते करते, और इसका शापित दोष दूर करते करते गुरु खुद तो पीड़ित हो गया कि नहीं? गुरु के दोनों तरफ क्रूर ग्रह बैठे हैं, और गुरु की विशेषता है जिसके साथ हो उसे शुभ बनाएगा, और उस शुभ बनाने के चक्कर में वह अपना ख्याल रखना भूल जाता है। गुरु की दशा खराब जाएगी इसमें, क्योंकि गुरु पाप कर्तरी में है, और गुरु ने अपनी शुभता को बांट भी दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मंगल की दशा ठीक, शनि की दशा ठीक, राहु भी बहुत गड़बड़ नहीं जा पाएगा, क्योंकि शनि को प्रभावित कर रहा है, तो गुरु ने शनि को भी मैनेज किया है। ऐसे डिग्री से अब निकालना, ऐसे 5 होंगे तो भी ऐसे करिएगा। असर जानना सीख गए होंगे। अभी जैसे ग्रहण दोष का आकलन करना है, सूर्य राहु एक साथ है तो ग्रहण बनी गया। सूर्य है, राहु है, और आ गया यहीं पर शुक्र। मैं डिग्री बता रहा हूं, आप बताएंगे ग्रहण दोष बना कि नहीं। सूर्य आपका है 22 डिग्री पर, शुक्र आपका है 18 डिग्री पर, और राहु आपका है 8 डिग्री पर। विल यू कंसिडर इट्स अ सूर्य ग्रहण? विल यू कंसिडर? नहीं। सूर्य 12 अंश पर, शुक्र 18, तो ये दोनों पास में है, और राहु 8 पे है। तो 8 और 22 के बीच में 18 आ गया ना। 8 और 22, राहु और सूर्य की डिग्री के बीच में शुक्र है, दोनों के बीच में बैठा है, तो सूर्य की युति शुक्र से है, और शुक्र की युति राहु से है। नहीं समझ में आया?
जिसको नहीं समझ में आया सिर पटक लें, हैंग हो रहा होगा, सही हो जाएगा, आ जाएगा। चलिए अब इसी को कुछ ऐसा, राहु शुक्र की युति अच्छी होती है, भोग विलास लग्जरी के लिए, व्यसन के लिए, भौतिक चीजों के लिए राहु और शुक्र की युति अच्छी है। शुक्र भोग विलास देता है और राहु भोग विलास ढूंढता है। मेटेरियलिस्टिक चीजें जो हैं वो शुक्र देने वाला है और राहु उसे चाहता है। राहु शुक्र की युति होगी तो व्यक्ति बढ़िया वाला सिगरेट पीने की इच्छा रखेगा, बीड़ी नहीं पिएगा, बढ़िया वाला लिक्कर पिएगा, ब्रांडेड चीजें ढूंढने लगते हैं, और राहु शुक्र में मिलता है, क्योंकि राहु भोग चाहता है, चाहने से थोड़े मिलता है। चाहते तो हम आप भी है ना कि 2 करोड़ वाली गाड़ी आ जाए, आती नहीं है। चाहते तो सब, देने वाला मिले कोई, कौन देता है? शुक्र। तो जब चाहने वाला राहु और उसको इच्छा पूर्ति, शुक्र वैभव का ग्रह है, अष्टलक्ष्मी है, साथ में बैठा है तो वो जो चाहेगा उसे मिलेगा। ठीक है, हाँ में डिस्को डांसर करे, चाहे आज ब्लू है पानी पानी जाए। शुक्र राहु की युति, हाँ एक चीज जरूर है शुक्र राहु की युति में, शुक्र राहु जिस ग्रह के भी साथ हो वह ग्रह बलवान होगा तभी शुभ फल देगा। शुक्र अच्छा नहीं है, शुक्र खुद नीच का है, ध्यान दीजिएगा। शुक्र राहु की युति है, राहु भोग मांगेगा, शुक्र भोग देगा, लेकिन शुक्र नीच का है तो भोग अच्छे देगा। नीच का ग्रह अच्छा भोग, शुक्र खुद ही नीच का है तो वो अच्छा भोग नहीं देगा, वो ऐसे भोग देगा जहां से रोग होगा। देसी दारू मत मानिए, ऐसा मानिए कि जैसे शुक्र अच्छा है, आप लिमिट में पिएंगे, आप पीने की कला को जानेंगे, कितना पीना है कितना नहीं पीना है, कब पीना है। और जब शुक्र नीच का है और राहु है, ले तरादन रोज 5-5 6-6 पैक चढ़ाएंगे, 2 साल में किडनी लीवर में चली जाएगी, लीवर किडनी में आ जाएगा और प्राण हाथ में आ जाएंगे। शुक्र अच्छा होगा, रोकेगा, गलत व्यसन से रोकेगा। पीना है अच्छी पियो, लिमिट में पियो, मतलब भोग देगा, वो सिर्फ भोग का आनंद देगा, भोग में डुबो के मार नहीं देगा, चाशनी खिलाएगा, चाशनी में डुबो नहीं देगा आपको। उम्मीद है समझ रहे होंगे कि राहु, ऐसे बुध के साथ मान लीजिए राहु है और बुध नीच का है। अब बुध नीच का है तो बुध गलत चीज सप्लाई करेगा राहु को, बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, एक चीज में तर्क नहीं लगाएगा, तो तर्क ही लगाएगा। गुरु नीच का है तब राहु है, चांडाल दोष है। अब और विकट स्थिति, क्योंकि राहु बेकार किसको करता है? गुरु को ही करेगा, और गुरु पहले से बेकार है। तो डिग्री में ऐसे समझ लीजिएगा, डिग्री मिलान बहुत जरूरी है। डिग्री उग्री मिलान करना, देखना, एकदम क्लियर करना, उसी को अच्छा एस्ट्रोलॉजर माना जाएगा, जो डिग्री क्लियर करना जानता हो। 2 ग्रह है, 3 ग्रह है, 2 ग्रहों की डिग्री सेम है। चलिए इसी समय कंप्लीट कर देते हैं इसको, फिर क्लास खत्म करेंगे। 2 ग्रहों की डिग्री सेम हो तो क्या होगा? 2 ग्रहों की डिग्री सेम होने का मतलब होता है विवेक जी, एक ही कुर्सी पर, एक ही पॉइंट पर कई लोगों के बैठने का प्रयास करना। यहां पर हम ले लेते हैं तुला राशि, गुरु महाराज बैठे हैं
और इन्हीं के साथ बैठे हैं शुक्र। गुरु है 18 अंश और 40 कला का। शुक्र है 17 अंश का। या फिर 18 अंश 0 कला का। भाई अंश के बाद कला आती है, विकला आती है, विकला विकला मिलके कला, कला कला मिलके अंश। जैसे सेकंड सेकंड मिलके मिनट, मिनट मिनट मिलके घंटा बनता है। जब एक ही राशि में दो ग्रहों के अंश समान हो या एक अंश आगे पीछे हो, तो ऐसा समझिए एक कुर्सी पे दो लोग बैठने का प्रयास कर रहे हैं, राशि सेम है, पॉइंट सेम। एक ही कुर्सी में दो लोग घुस रहे हैं, एक ही बेड में दो लोग घुस रहे हैं। ऐसे में इस चीज को बोलते हैं ग्रह युद्ध। लिखिए, हेडिंग डालिए, ग्रह युद्ध। ग्रह युद्ध। दो ग्रहों में युद्ध, एक ही जगह पर बैठने के लिए दोनों जिद्दोजहद कर रहे हैं, ग्रह युद्ध। पहले अपवाद लिख लीजिए, सूर्य चंद्रमा राहु केतु कभी ग्रह युद्ध में भाग नहीं लेते हैं। राजा रानी है, उनसे कौन युद्ध करेगा? सूर्य राजा चंद्रमा रानी, उनसे तो फाइट करने कोई जाएगा नहीं। राहु केतु परछाई है, परछाई किसी से कौन सी लड़ाई करेगी? कुर्सी पे अगर किसी की परछाई पड़ी हुई है, आप बैठेंगे तो बैठ पाएंगे कि नहीं? बैठ जाएंगे। उसकी परछाई आपके ऊपर पड़ेगी। पहले कुर्सी पे पड़ रही थी, अब आप पे पड़ेगी। तो सूर्य चंद्रमा राहु केतु ग्रह युद्ध में कभी भाग नहीं लेंगे। अब लिखिए फार्मूला। जब एक ही राशि पर समान अंशों पर समान अंशों पर या एक अंश आगे पीछे एक अंश आगे पीछे मंगल बुध गुरु शुक्र या शनि, मंगल बुध गुरु शुक्र या शनि में से दो या दो से अधिक ग्रह आए, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि में से दो या दो से अधिक ग्रह आए, तो इसे ग्रह युद्ध कहा जाता है। तो इसे ग्रह युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में जिस ग्रह की डिग्री कम होती है, उसे विजेता, और जिसकी डिग्री अधिक होती है उसे पराजित ग्रह कहते हैं। उसे पराजित ग्रह कहते हैं। अब इसको आप समझ लीजिए थोड़ा। लगन में मान लीजिए बुध बैठे हुए हैं, लगन में शुक्र बैठे हुए हैं, दोनों 12 अंश पे हैं। अभी आपका कुछ लोगों का सवाल यही होता कि डिग्री सेम है तब कैसे? भाई डिग्री सेम है तो कला विकला देखो ना। इस कुंडली में शनि और सूर्य दूसरे भाव में हैं। शनि सूर्य की डिग्री अगर अंश बराबर है तो कला पे जाइए, कला बराबर है तो विकला पे जाइए।
सूर्य 12 अंश का है और मान लीजिए 30 कला का है, और शुक्र 12 अंश 56 कला का है। किसका कम है, किसका ज्यादा? कौन आगे निकल गया है, कौन पीछे है? ये 12:30 का है, ये 12:56 का है। तो 12:56 आगे चल रहा, 12:56 मिनट, और 12:30 है, तो 12:30 पीछे है ना, 12:56 आगे है ना। तो जो पीछे है वो विजेता है, और जो आगे है वह पराजित है। किससे पराजित है? बुध से। अगर यही तीसरा ग्रह आ जाए, तीसरा ग्रह आ गया यहीं पर मंगल, और मंगल है 12 अंश का। मंगल 12 अंश का, 12 अंश का 0 मिनट का। अब बताइए, तीनों 12 अंश के, या 11 कर लीजिए, 13 कर लीजिए, एक अंश आगे कर लीजिए, एक अंश पीछे कर लीजिए, 1 मिनट। हाँ श्रीवास्तव जी। ठीक है, क्लास में है, 10 मिनट और चलेगी क्लास। ठीक है। ठीक। अब इसमें सबसे कम कौन है? मंगल है। मंगल 12 बजे है, ये 12:30, ये 12:56। मंगल ने पराजित किया है भैया, किसको? बुध को। और बुध ने किसको पराजित किया है? शुक्र को। तीन ग्रह होंगे तो भी डिग्री से देख लेंगे किसने किसको पराजित किया। ठीक है, डिग्री से ऐसे मिला लेना। दो ग्रह होंगे तो उन दोनों ग्रहों का तो देख ही लीजिएगा। तीन हो जाएंगे तो उसमें से एक एक को पराजित करेगा, एक दूसरे को पराजित करेगा। हमने अवनीश जी को पराजित किया, अवनीश जी ने विमल जी को पराजित किया। तो विमल जी हारे हैं ग्रह युद्ध। किससे? अवनीश से। अवनीश हमसे हारे हैं। सबसे ज्यादा कौन हारा? विमल जी हारे। क्योंकि जिसने उनको हराया है, मैंने उनको, यानी मैं सुपीरियर हूं, तो इसको ग्रह युद्ध बोलते हैं। तो ग्रह युद्ध में जो डिग्री हारता है वो पीड़ित होता है। उसकी दशा में व्यक्ति को अक्सर कार्यों में असफलताएं मिलेंगी। ऐसे प्रिडिक्शन करिए। पराजित ग्रह मतलब क्या होता है? हार गए आप तो क्या हुआ? हारा हुआ ग्रह क्या होता है? खिसियाया हुआ होता। भाई पति पत्नी की लड़ाई हुई, खूब नोक झोंक हुआ, पति बहुत सीना तान के खड़ा हुआ, रोटी नहीं मिली, खाना नहीं बना, मुंह फूला हुआ है, हाथ जोड़े, अनुनय विनय किए, अंत में तो पराजित हुए ना, तब रोटी मिली। तो हारा हुआ ग्रह क्या करेगा? संतोष करेगा। ग्रह हारा हुआ है तो उसकी दशा में अक्सर ज्यादातर चीजों में असफलता, कार्य सिद्धि नहीं होती है, मन मलिन रहता है, दुखी रहता है, अपमान मिलता है, ये सब होता है। स्वाग्रही हो चाहे उच्च का, हारा माने हारा। हाँ स्वाग्रही है, उच्च, उसका कारकत्व तो अच्छा रहेगा, कारकत्व पे असर नहीं पड़ेगा। शुक्र उच्च का है, शनि उच्च का है, स्वाग्रही है, मित्र के घर में, कारकत्व तो अच्छा रहेगा। भाव का फल वही थोड़ा सा बिगड़ता है। चौथे भाव का मान लीजिए स्वामी शनि है, गृह युद्ध में पराजित है, तो उसकी दशा में घर से जुड़े काम आपके नहीं होंगे, गाड़ी से जुड़ा हुआ काम नहीं हो पाएगा, घर में बरकत नहीं होगी, मन दुखी रहेगा। चौथा भाव मन का। दसम भाव का स्वामी मंगल है, युद्ध में पराजित है, तो मंगल की दशा में प्रमोशन, ऐसे बॉस लेटर लेके आएगा, कहेगा आओ सब लोग लाइन लगाओ आज प्रमोशन मिलेगा, लेटर लाएगा, ऐसे आपके सामने से लाके ऐसे बगल वाले को दे देगा, वो आपके साथ वो भी मजाक कर जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब